अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई आज फिर से एक नए जोश के साथ हाज़िर हुआ हूँ। और आज का लेक्चर भी बहुत ही स्टूडेंट्स इंटरेस्टिंग सा होने वाला है और हम अपने लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1 और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। राइट द रेशोज, रेशो लिखें इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, सादा तरीन शक्ल में इन रेशोज को कहता है लिखें। लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये रेशो क्या होता है। तो जी स्टूडेंट्स, रेशो की डेफिनेशन से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। आप कहेंगे सर जी आप क्या पूछना चाहते हैं? तो ये मेरे पास 2 बोतलें हैं, हम इन दोनों बोतलों के दरमियान में कंपैरिजन करेंगे, मुवाजना करेंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं इन दोनों बोतलों में से बड़ी बोतल कौन सी है? अब आप सारे कहेंगे सर जी ये जो सफ़ेद वाली है ये सबसे बड़ी है। मैं भी कहूँगा बिल्कुल इन दोनों में से ये बड़ी है। मैं फिर से आपसे कहूँगा अब दोबारा से कंपैरिजन करें और मुझे बताएं इन दोनों बोतलों में से छोटी बोतल कौन सी है। अब फिर से आप कहेंगे सर जी ये जो सब्ज वाली है ना ये छोटी है। स्टूडेंट बेसिकली यही रेशियो है। स्टूडेंट्स बेसिकली यही रेशियो होती है। हम 2 चीज़ों के दरमियान में कंपैरिजन करते हैं, मुवाजना करते हैं और कंपैरिजन मुवाजने को ही हम रेशियो कहते हैं। अब हम डेफिनेशन देखते हैं। तो अब हम रेशो की डेफिनेशन देखते हैं। रेशो इज़ अ कंपैरिजन, रेशो हमारे पास एक मुवाजना होता है, कंपैरिजन होता है ऑफ 2 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी के कंपैरिजन को हम रेशो कहते हैं। अब क्वांटिटी से मुराद दुनिया की कोई भी चीज़ जो भी आपके जहन में आ रहा है वो क्वांटिटी ही होगी। तो 2 क्वांटिटी के कंपैरिजन को हम रेशो कहते हैं ऑफ सेम काइंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, सेम काइंड होनी चाहिए, सेम किस्म होनी चाहिए। किस्म जो है वो एक जैसी होनी चाहिए। सर जी क्या मतलब ये स्टूडेंट जो अभी मैंने बोतलों की एग्जांपल ली थी कि मैंने आपसे पूछा था कौन सी बोतल बड़ी है, तो मैंने हाइट के हिसाब से पूछा था कि आपने भी हाइट के हिसाब से ही बताया था कि ये सर जी बड़ी है और ये वाली छोटी है। तो अगर आपने कंपैरिजन करना है 2 क्वांटिटी के दरमियान में तो सेम काइंड का मतलब हाइट का हाइट के हिसाब से ही कंपैरिजन करना है, वेट का वेट के हिसाब से ही कंपैरिजन करना है और लेंथ का लेंथ के हिसाब से ही कंपैरिजन करना है। आप कहेंगे सर जी ओके हो गया। अब हम जो रेशियो है इसको डिनोट किससे करते हैं भला? हम डिनोटेड बाय करते हैं। इसमें इस तरह के अगर 2 डॉट लगा दें, इस तरह के ऊपर नीचे 2 डॉट लगा दें, इसे हम रेशो को डिनोट किया जाता है। अब देखिए इसमें अगर मैं आपको एग्जांपल लूँ जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास 2 मीटर है, रेशो मेरे पास क्या है यहाँ पे 10 मीटर हो जाएगी। 2 मीटर रेशो 10 मीटर। अब यहाँ पे मीटर है, यहाँ भी मीटर ही लेना पड़ेगा, सेम काइंड लेनी है। अगर आपने स्टूडेंट्स किलोमीटर लिया है 5 किलोमीटर तो आपको इधर भी राइट साइड पे भी आपको किलोमीटर ही लेना पड़ेगा। किलोमीटर का किलोमीटर के हिसाब से ही कंपैरिजन करना पड़ेगा और मीटर का मीटर के हिसाब से ही कंपैरिजन करना पड़ेगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स अब हम दोबारा से क्वेश्चन नंबर 1 पे आ गए हैं। रेशो को उसमें जो रेशो दी गई इनको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब ये इन दोनों क्वांटिटी को हम सेम टेबल पे डिवाइड करते रहेंगे जब तक ये डिवाइड होती रहेंगी हम डिवाइड करते रहेंगे। ओके हो गया। अब स्टूडेंट देखिए इसको 2 तरह से पढ़ा जाता है। 75 रेशियो 100 ऐसे पढ़ लें, या रेशियो को हम इज टू भी कहते हैं। रेशियो को हम क्या कहते हैं? इज टू। तो स्टूडेंट 75 रेशियो 100 कह लें, या हम ये पढ़ लें 75 इज टू 100, हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं। ओके हो गया। अब हम सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट हम लिखते हैं सॉल्यूशन और लिखते हैं 75 रेशियो 100। सुने अब कह रहे हैं, अब हम ये देखेंगे क्या ये दोनों क्वांटिटी किसी सेम टेबल पे डिवाइड होती हैं? ये भी 5 पे डिवाइड होता है, ये भी 5 पे कंप्लीट डिवाइड होता है। तो हम करेंगे 75 को करें सुने 75 चलो अलहदा से करके दिखा देते हैं। 5 1 जार 5 आ जाएगा, 7 में से 5 निकालेंगे 2 और ये 5 वैसे आ जाएगा। 5 5 जार 25 होता है। मतलब ये जब 5 पे इसको डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। क्या ये भी 5 पे डिवाइड होता है? आप कहेंगे सर जी होता है। 5 2
ज़ा 10 और 0 वैसे ही आ जाएगी, 15:20 आ जाएगा। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई? नहीं। क्या ये मज़ीद डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। इसमें ये 5 पे, ये भी 5 पे मज़ीद डिवाइड होता है। 5 3s are 15, 5 4s are 20, 3:4। अब देखें क्या ये मज़ीद किसी सेम टेबल पे ये दोनों क्वांटिटी डिवाइड होती हैं। अब ये कंप्लीट दोनों जो है सेम टेबल पे डिवाइड नहीं होती। इसका मतलब ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है इसकी, तो यही हमारा आंसर है। ओके हो गया? आप कहेंगे साहब जी ओके हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट हम करेंगे पार्ट 2। अब इसको 12:120 इज 2 को मैंने अभी बताया रेशो भी कहते हैं। तो हम इसमें सोल्यूशन लिखेंगे और 12:2 को हम इस तरह से लिखेंगे 12:2। रेशो को क्या लिखते हैं? (2) और 120। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले ये देखें दोनों क्वांटिटी सेम टेबल पे डिवाइड होती हैं कंप्लीट। बिल्कुल ये भी 12 पे होते हैं, 12 1 ज़ा 12 आ जाएगा और ये भी 12 1 ज़ा 12 और 0 वैसे आ जाएगी। तो मेरे पास 1:10 आ जाएगी। क्या ये दोनों किसी और टेबल पे डिवाइड होते हैं? नहीं होते। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है इस वाले क्वेश्चन की, ये वाली सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये आंसर आ गया। आसान है ना? आप कहेंगे साहब जी बिल्कुल आसान है। तो करते हैं पार्ट 3। तो हम पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 ये 2 किलोग्राम इज टू 800 ग्राम इज टू क्या? इज टू साथ जी रेशियो। बिल्कुल मैंने अभी बताया इज टू क्या होता है? रेशियो होता है। तो 2 किलोग्राम और इज टू हमारे पास रेशियो आ जाएगी और 800 ग्राम। स्टूडेंट्स अभी हमने रेशियो की डेफिनेशन पढ़ी, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो हमें क्वांटिटी दी गई होगी ना उनमें सेम काइंड होनी चाहिए। यहाँ पे किलोग्राम है, यहाँ पे ग्राम है, क्वांटिटी सेम नहीं है, यहाँ पे सेम काइंड नहीं है। तो इसका मतलब इसको भी हम ग्राम में कन्वर्ट कर लें या इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें। अब यहाँ पे ग्राम है ना, इसको भी हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारे पास रेशियो बन जाएगी। अभी तो ये रेशियो है ही नहीं है। अब देखिए सुनिए 1 किलोग्राम में या 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं स्टूडेंट्स? 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 2 किलोग्राम में कितने ग्राम हो गए? 2 किलो में सर जी 2000 ग्राम हो गए। बिल्कुल स्टूडेंट्स मैं भी यही कह रहा हूँ, 2000 ग्राम हो गए और ये हमारे पास 800 ग्राम वैसे का वैसे आ जाएगा। अब देखिए रेशो की डेफिनेशन सही है, अब सेम काइंड है, यहाँ भी हमारे पास ग्राम है, यहाँ भी ग्राम है। अब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें। अब इसको आप कैंसिल करें तो उसमें हम 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं। ओके ये भी 0 से ये भी 0 कैंसिल हो जाएगी तो 20 रह जाएगा, 20 ग्राम रह जाएगा और इधर हमारे पास 8 ग्राम रह जाएगा। 8 और 20 किसी और टेबल पे डिवाइड होते हैं? 2 पे होता है। बिल्कुल दोनों 2 पे होते हैं और 4 पे होता है। बिल्कुल 4 पे भी होते हैं। तो हम बड़े टेबल पे कर लेते हैं। इसमें 4 2s are 8, 4 2s are 8 और 4 5s are 20 होते हैं। बिल्कुल 4 पे हम कर लेते हैं तो ये 5 ग्राम आ गया और रेशो 2 ग्राम आ गया। ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 देखें 5:2/3 है। अब ये फ्रैक्शन है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे राइट करें? तो जब फ्रैक्शन आ जाए तो उसमें हम फ्रैक्शन को ख़त्म करते हैं, मतलब बटे को ख़त्म करते हैं। वो फ्रैक्शन कैसे ख़त्म होगी? डिनोमिनेटर को ख़त्म करेंगे। अब यहाँ पे देखें 3 है, इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो डिनोमिनेटर जो 3 है तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिनोमिनेटर खत्म, फ्रैक्शन भी खत्म, तो हम यहां पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 3। तो स्टूडेंट्स ये मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 3। हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को हम लेफ्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई और रेशियो के राइट साइड पे भी 3 को मल्टीप्लाई। 3 3 से हो जाएगा कैंसिल। 3 5s are 15 रेशियो
2 हमारे पास आ जाएगा और ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, बस यही सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो पार्ट 5 देखें, 1/4 रेशियो 1/6। अब ये फ्रैक्शन ख़त्म करनी है, मतलब बटा ख़त्म करना है, तो उसको ख़त्म करने के लिए हमें ये डिनोमिनेटर को ख़त्म करना पड़ेगा। अब इसको कैसे ख़त्म करें, दोनों के नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर है, हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 6 क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो फिर वो हमारे पास नंबर 12 है। साजी आपको कैसे पता चला? स्टूडेंट्स, हम 4 और 6 को फैक्टोराइज करेंगे तो हमें वो नंबर मिल जाएगा। तो 4 और 6 को हम फैक्टोराइज करते हैं। अब देखिए 4 2 पे ये डिवाइड होता है, इन दोनों में से कोई एक, बिल्कुल ये दोनों होते हैं तो कर देते हैं, 2 2 ज़ार 4 और 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा। ये फिर 2 पे 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा, और ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, ये वैसे ही लिख लेते हैं। ये आपको पता होगा, सुनो क्लास 7 में आपने सीखा होगा। अब ये 3 पे होता है, बिल्कुल होता है, ये 1 तो वैसे आ जाएगा, 3 1 ज़ार 3। जब 1 1 आ जाए तो फैक्टोराइजेशन को रोक देते हैं। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 6 2 ज़ार 6 2 ज़ार 12 होता है। अब हम 12 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा। इसमें हम लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय, स्टूडेंट हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 12 लिखेंगे। सोल्यूशन लिखा यहाँ पे लिख देते हैं। तो स्टूडेंट ये मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 12। अब हम 12 को राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 और 12 मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 4 1 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12, ऐसे 6 1 ज़ार 6 6 2 ज़ार 12, 3 1 ज़ार 3 आ जाएगा, रेशियो आएगी 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। इतनी सी बात। करते हैं नेक्स्ट पार्ट 6 देखें। सो ये भी हमारे पास फ्रैक्शन में है, मतलब हमें डिनोमिनेटर ख़त्म करना पड़ेगा। तो फिर हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाए, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर पता चलेगा। तो हम 99 66 और 33 डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। किनका लेना है? डिनोमिनेटर का। 99 66 और 33 का एलसीएम लेते हैं। तो ये कोई 2 पे डिवाइड होता है, सबसे पहले 2 पे देखते हैं। बिल्कुल ये 2 पे होता है, तो इसको ये वैसे आ जाएगा, 2 पे नहीं होता, लेकिन ये 2 पे होता है, 3 2 ज़ार 6 और 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा। ये 2 पे होता है, नहीं होता, इसको वैसे लिख लेंगे। अब ये कोई भी 2 पे नहीं होता, तो फिर क्या करेंगे? 3 पे कर लेते हैं। 3 पे होता है, बिल्कुल 3 पे, तो ये तीनों हो जाएंगे, 3 3 ज़ार 9 3 3 ज़ार 9, और ये वाला 3 1 ज़ार 3 3 1 ज़ार 3, और ये भी 3 1 ज़ार 3 और 3 1 ज़ार 3। अब फिर देखें ये 3 पे होता है, बिल्कुल ये वाला 3 पे होता है, 3 1 ज़ार 3 3 1 ज़ार 3, ये नहीं होता 3 पे, ये भी नहीं होता, वैसे लिख लेंगे। अब ये किस पे होता है? 11 पे होता है। 11 पे कर लेते हैं। 11 1 ज़ार 11 11 1 ज़ार 11 11 1 ज़ार 11। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करना क्या आता है? 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33, 33 को 3 से मल्टीप्लाई करना 99 आएगा, और 99 को 2 से मल्टीप्लाई करें 198 आएगा, मतलब 198 आएगा। इसका मतलब एलसीएम इनका 198 आएगा। 198 से ज़रब दें तो डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा। तो उसमें मैं दोबारा से ही एक दफ़ा ये रकम लिख लूँ। तो स्टूडेंट्स मैंने ये वाली आपके लिए रकम लिख दी है दोबारा से, और सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम मल्टीप्लाई करते हैं 198 के साथ। तो स्टूडेंट मैंने लिखा मल्टीप्लाई पे 198 में 198 से अब मल्टीप्लाई करेंगे। एक और बात स्टूडेंट यहाँ पे मैंने गलती से 1 लिखा था, यहाँ पे 2 आना है, रकम में थोड़ी सी गलती हो गई थी। स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे? फिर 198 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देते हैं। 198 मल्टीप्लाई बाय 198 मल्टीप्लाई बाय सर जी 198, बिल्कुल। अब हम इसको कैंसिल करते हैं। 99 1 ज़ार 9 99 2 ज़ार 198 होता है, या 99 1 99 और 99 2 198। ये ज़्यादा इजी, उर्दू वाला थोड़ा सा ज़्यादा इजी है। ऐसे 66 1 66 और 66 3 198 होते हैं। आप डिवाइड करके देख लेना, बिल्कुल 66 को 198 में तकसीम करना 3 ही आएगा। ऐसे 33 1 33 और 33 6 198 होता है। चलो 198 ये मैं आपके लिए कर देता हूँ। हम 198 को डिवाइड करते हैं 33 पे, किस पे?
33 पे करते हैं। तो हम 33 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 198 आ जाए, तो 6 से करते हैं। 3 6 आर 18, 8 आएगा 1 कैरी, 3 6 आर 18, 18 प्लस 1 19, क्या आंसर आया 6 आया। तो यही तो मैंने कहा 33 को 198 पे तकसीम करें 6 आता है, 33 से 6 198 आता है, यही मैंने कहा था। अब 2 1 2 रेशो 3 1 3 रेशो 6 2 12। और सुना, और सिंप्लीफाई होता है, और सिंप्लीफाई नहीं होता। सो ये 2 पे डिवाइड होता है, ये 2 पे डिवाइड होता है, लेकिन ये नहीं होता, ये नहीं होता तो हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते। तीनों के तीनों नंबर जो हैं ये सेम टेबल पे होने चाहिए, तो इससे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता, तो हमारा यही आंसर है। करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल 2 साथी। फाइंड द अननोन, हमने अननोन फाइंड करना है। अननोन से मुराद, अननोन से क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में अननोन P है, यहाँ पे X है, यहाँ पे M है, मतलब जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं ये हमने फाइंड करना है। ओके, इन्हें हम अननोन कहते हैं। फाइंड द अननोन, अननोन फाइंड करें इन द फॉलोइंग प्रपोर्शन, ये दर्जल प्रपोर्शन दी गई है, इसमें से हमने अननोन फाइंड करना है। अब आप कहेंगे सर जी प्रपोर्शन क्या होता है, तो मैं कहूँगा अभी बता देता हूँ। तो अब हम प्रपोर्शन की डेफिनेशन देखते हैं। प्रपोर्शन की डेफिनेशन स्टूडेंट्स बहुत ईजी है, सच्ची बात है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। द इक्वालिटी ऑफ 2 रेशो, 2 रेशो को इक्वालिटी को इज कॉल्ड प्रपोर्शन, प्रपोर्शन कहते हैं। सो इक्वालिटी इक्वल से निकला, इक्वालिटी जो है वो इक्वल से निकला है। द इक्वालिटी ऑफ 2 रेशो, 2 रेशो के इक्वल होने को, 2 रेशो के इक्वल होने को प्रपोर्शन कहते हैं। जैसे हमारे पास एक ये रेशो, एक ये रेशो है, जब दोनों रेशो जो इक्वल हो जाएंगी तो हम कहेंगे वो प्रपोर्शन। सिंपल है, 2 रेशो के इक्वल होने को प्रपोर्शन कहते हैं। आसान है ना, आसान है। आप कहेंगे सर जी आसान है, तो डिनोट किससे करते हैं प्रपोर्शन को, तो डिनोटेड बाय, इसको हम 4 डॉट से इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं, 4 डॉट से प्रपोर्शन को डिनोट करते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे इसमें मेरे पास है 5 रेशो 15 है, और यहाँ पे लिख रहे हैं 3 रेशो 9 है। क्या ये एक रेशो, एक ये रेशो, क्या ये दोनों रेशो इक्वल है? अगर तो दोनों रेशो इक्वल है तो मतलब ये प्रपोर्शन में है, मतलब ये प्रपोर्शन है। तो स्टूडेंट्स ये प्रपोर्शन का यहाँ पे हम साइन लगा लेते हैं। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? हमें थोड़ा सा कैंसिल करना पड़ेगा फिर पता चलेगा। तो कैंसिल करें इसको, ये भी 5 पे डिवाइड होता है, ये भी 5 पे, 5 1 जार 5 और 5 3 जार 15, 1 रेशो 3। ओके हो गया। तो प्रपोर्शन, इस साइन को, प्रपोर्शन के साइन को हम इक्वल के साइन में चेंज कर लेते हैं। इक्वल का साइन लगाएं या प्रपोर्शन लगाएं, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। तो प्रपोर्शन को हम इक्वल के साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब क्या ये भी किसी टेबल पे डिवाइड होते हैं? बिल्कुल, 3 1 जार 3 और 3 3 जार 9, 1 रेशो 3। क्या ये दोनों इक्वल नहीं रेशो? बिल्कुल इक्वल है। ये भी 1 रेशो 3 है, ये भी 1 रेशो 3 है। जब 2 रेशो इक्वल हो जाए, 2 रेशो, इक्वालिटी ऑफ 2 रेशो, 2 रेशो जब इक्वल हो जाए तो इसे ही तो प्रपोर्शन कहते हैं। तो इसे ही हम प्रपोर्शन कहते हैं। करते हैं अब हम क्वेश्चन अपना। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। लेकिन उससे पहले प्रपोर्शन में कुछ खास बातें देखें। जैसे ये मेरे पास एक ये रेशो है, एक ये रेशो है। तो ये जो बाहर वाली क्वांटिटी है ना, बाहर वाली क्वांटिटी को हम एक्सट्रीम कहते हैं, और ये अंदर वाली क्वांटिटी है इसको हम मीन कहते हैं। ओके हो गया। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, EXT से मुराद है एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होता है, इक्वल होता है, ये इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। ओके हो गया। ये आपने बात याद रखनी है। अब प्रोडक्ट से मुराद है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट से मुराद मल्टीप्लाई। तो आप प्रोडक्ट एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम ये वाले एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई बाई D, ये इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन। मीन हमारे पास ये है, इन दोनों के प्रोडक्ट से मुराद मल्टीप्लाई, ये दोनों इक्वल होते हैं। इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। ओके हो गया। अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 1। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे और उसके बाद ये स्टेटमेंट दोबारा से लिख लेते हैं। 12 है, रेशो हमारे पास P है, इसके बाद प्रपोर्शन है, इसके बाद 3 रेशो 6 है। ओके हो गया। अब हम लिखते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
तो स्टूडेंट्स ये मैंने लिख दिया है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। अब एक्सट्रीम बताना ज़रा क्या है। एक्सट्रीम हमारे पास है बाहर वाली क्वांटिटी, ये जो बाहर वाली दोनों क्वांटिटी हैं इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम। तो प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट 12 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन। मीन हमारे पास ये अंदर वाली क्वांटिटी को मीन कहते हैं। तो इसका भी प्रोडक्ट करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है, p मल्टीप्लाई 3। तो हमने करना क्या था भला इस क्वेश्चन में, हमने करना ये था अननोन फाइंड करना है। अननोन से मुराद हम p फाइंड करेंगे भाई, p फाइंड करेंगे। तो हम 3 को यहाँ से ख़त्म करें कैसे, हमारे पास राइट साइड पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3, तो लेफ़्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ही है। या आप इसको 3 को राइट साइड पे भी डिवाइड कर दें, लेफ़्ट साइड पे भी डिवाइड कर दें, ऐसे कैंसिल कर दें तो भी चलेगा, नहीं तो भी दौड़ेगा स्टूडेंट्स। अब कैंसिल करें, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6 और 12 2 ज़ार 24। तो ये हमारे p का आंसर आ गया। तो p को लेफ़्ट साइड पे लिख लेते हैं और वैल्यू को राइट साइड पे लिख लेते हैं, और अननोन हमने फाइंड कर दिया, p की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। आसान है। करते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट। तो अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 हमारे पास है 8:x, प्रपोर्शन x रेशो क्या है 18। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम से मुराद ये जो बाहर वाली हमारे पास क्वांटिटी होती हैं इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम। तो इनका प्रोडक्ट से मुराद मल्टीप्लाई करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाई 18, और ये इक्वल होती हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन के। मीन हमारे पास होती है अंदर वाली क्वांटिटी x मल्टीप्लाई बाई x। ओके हो गया। 18 को 8 से मल्टीप्लाई करना, तो 18 जो 8 से मल्टीप्लाई करें ना 144 आता है। कितना आता है 144 आता है। और x को x से मल्टीप्लाई करें तो x का स्क्वायर आता है। बेस एक जैसी हो तो पावरें जमा हो जाती हैं। बेस हमारे पास एक जैसी ना x आ जाएगा, और जिसकी हमारे पास पावर ना हो उसकी 1 होती है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो 1 1 1 + 1 2 हो जाएगा। ओके हो गया। तो इस तरह से हमारे पास x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर आ जाएगा। अब सुनो हमने क्या फाइंड करना है, हमने x फाइंड करना है। जब x फाइंड करना है तो हमें ये इसको स्क्वायर को ख़त्म करना पड़ेगा। स्क्वायर को कैसे ख़त्म करेंगे, तो हम ये करेंगे, हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लें। क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई करेंगे। स्क्वायर रूट से अंडर रूट जो है वो कैंसिल हो जाता है, x आ जाएगा। और 144 का आप स्क्वायर रूट लेना, मैं ले दूं, चलो आपके लिए ले देते हैं 144 लिखना। और स्क्वायर रूट तो आपको लेना आता है, हमने काफ़ी पीछे एक्सरसाइज की है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइट साइड पे पेयर बनाते हैं। ये 1 बचेगा, 1 1 ज़ार 1 आ जाएगा। ये हम पेयर नीचे उतारते होते हैं, ऐसे ही है। 1 का डबल 2 होता है। अब फिर यहाँ पे सेम नंबर रखेंगे कि 44 बन जाए। यहाँ भी 2 रखें, यहाँ भी 2 रखें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2 2 ज़ार 4, और ये भी 2 2 ज़ार 4 आ गया, तो मतलब 12 आ गया। तो हम इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे, अंडर रूट लेंगे, 12 आ जाएगा। सो जब भी आपने स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, जब भी स्क्वायर रूट ख़त्म करें उस वक्त लाजमी प्लस और माइनस ये 2 साइन लगाने हैं, प्लस भी लगाना है और माइनस भी लगाना है। x अब हम लेफ़्ट साइड पे लिख लेते हैं, और ये 12 जो है प्लस माइनस 12 हम राइट साइड पे लिखेंगे। ओके, करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो पार्ट 3 करते हैं। ये पार्ट 3 की मैंने स्टेटमेंट लिखी। अब हमें ये पता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। एक्सट्रीम हमारे पास क्या है, बाहर वाली क्वांटिटी 5 मल्टीप्लाई बाई m लिखा इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। मीन हमारे पास अंदर वाली क्वांटिटी 18 मल्टीप्लाई बाई 15 है। अब m हमने फाइंड का, अननोन हमारे पास क्या m हमने फाइंड करना है। 5 को किसी तरह से ख़त्म करें, 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो राइट साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। या आप इस तरह से करें, यहाँ भी 5 से डिवाइड कर दें और इधर भी 5 से डिवाइड कर दें। 5 5 से कैंसिल, ये m आ जाएगा और ये 5 नीचे वैसे आ जाएगा। ऐसे कर लें या वैसे कर लें। अब देखेंगे 5 1 ज़ार 5 और 5 3 ज़ार 15 हो जाएगा। 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें 54 आता है। 18 3 54 होते हैं, और ये हमने m की वैल्यू निकाल ली। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं फिर अपना पार्ट नंबर 4। अब पार्ट 4 देखें, 7:m है, प्रपोर्शन m:20 है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम से मतलब बाहर वाली क्वांटिटी 7 मल्टीप्लाई बाई 28 इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन से मुराद ये हमारे पास m और m मल्टीप्लाई बाई m आ जाएगा। ओके हो गया। सुनो एक और बात, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आप चाहे लेफ्ट साइड पे लिख रहे हैं, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आप राइट साइड पे भी लिख सकते हैं, और मीन को आप लेफ्ट साइड पे भी लिख सकते हैं।
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। ओके हो गया। अब 28 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 8 ज़ार 56 होते हैं, 6 आएगा और 5 कैरी, और 7 2 ज़ार 14 और 14 प्लस 5 जो कैरी आया था 14 प्लस 5 होते हैं 19, 196 आ जाएगा। m को m से मल्टीप्लाई करेंगे, m का स्केयर आ जाएगा, m का स्केयर आ जाएगा। अभी जैसे मैंने बेस एक जैसे पावर जमा हो जाएंगी, 1 + 1 इसकी पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ओके हो गया। अब हम स्केयर ख़त्म करते हैं, वही अंडर रूट लेंगे, मतलब स्केयर रूट लेंगे और स्केयर रूट से स्केयर ख़त्म हो जाता है। और 196 का स्केयर रूट ले लेना कि ले दूं, मेरे ख्याल में बेहतर या खुद ले लेना, इसका 14 आएगा। चलो आपके लिए ले देते हैं, हम पेयर बनाएंगे, 1 बचेगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 96 नीचे उतार लेंगे, पेयर 1 का डबल 2 होता है। यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर लिखेंगे, 96 बन जाए, हम 4 लिखेंगे, इधर भी 4 इधर भी 4, 4 4 ज़ा 16, 6 आएगा, 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8 + 1 9 आ गया। क्या बात है, 14 आंसर आ गया। कितना आ गया, 14 आ गया। और हमारे पास m आ गया। मैंने बताया था अभी कि जब भी आपने स्क्वायर रूट ख़त्म करना है तो आपने प्लस और माइनस लाजमी लगानी है, प्लस और माइनस लाजमी लगानी है। तो हम m को लेफ़्ट साइड पे और +-14 को राइट साइड पे लिख लेते हैं। आंसर आ गया जी। करते हैं नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स अब हम करते हैं पार्ट नंबर 5। x रेशो 2 है, प्रपोर्शन 150 रेशो 100 है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम से मुराद बाहर वाली क्वांटिटी और प्रोडक्ट ऑफ मीन से मुराद अंदर वाली क्वांटिटी। x मल्टीप्लाई बाय 100 और प्रोडक्ट ऑफ मीन से मुराद 2 मल्टीप्लाई बाय 150। 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब हम इसको कैंसिल कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। ऐसे 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, और 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15। तो नीचे 1 बचा, 1 नीचे नहीं लिखते, 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा और ये हमारा आंसर आ गया। और नीचे 1 हम नहीं लिखते। अब देखें पार्ट नंबर हमारा ये 5 है और ये हमारे पास पार्ट नंबर क्या है 6 आ जाएगा। इसमें देखें 8 रेशो 12 है, प्रपोर्शन 6 रेशो y है। y हमने फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमारे पास क्या है 8 मल्टीप्लाई बाय y है, इक्वल आ गया। प्रोडक्ट ऑफ मीन से मुराद 12 मल्टीप्लाई बाय 6 है। y फाइंड करना है, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब देखें ये हमारे पास ये भी 4 पे डिवाइड होता है, ये भी 4 पे डिवाइड होता है, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास 4 3 ज़ा 12 और 4 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 8 ऐसे ही है। अब ये भी 2 पे डिवाइड होता है, ये भी 2 पे, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। क्या बात है। तो y का आंसर बड़ा क्या है 3 3 ज़ा 9। तो ये हमारे पास 9 आंसर आ गया है। ओके हो गया। स्टूडेंट्स फिर करते हैं नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 2 और 5 है इक्वल p/20 है। अननोन हमारे पास p है, हमने p फाइंड करना है। अब इसको कैसे सोल्व करना है। सो ये हमारे पास जब इस तरह से दो फ्रैक्शन हो और दरमियान में इक्वल का साइन हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, चिल्ले पाई ज़रब जिसे कहते हैं। तो सुना हम क्रॉस मल्टीप्लाई p को हम 5 से और 20 को 2 से इस तरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम कर देते हैं, हम लिखेंगे भी 2 मल्टीप्लाई बाय 20, 2 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय p लिखेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, इक्वल लगाएंगे ये वाला साइन और 5 को p से मल्टीप्लाई कर दें। ओके अब p फाइंड करना है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 20/5 और राइट साइड पे क्या रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ p रह जाएगा। अब ये कैंसिल होता है, बिल्कुल होता है। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20 होता है, 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा और ये मेरे पास p फाइंड हो गया। क्या बात है। हाँ जी सर जी बिल्कुल स्टूडेंट, p जो है वो फाइंड हो गया और आंसर हमारे पास उसका 8 आया है, बिल्कुल 8 ही आया है। अब करते हैं हम पार्ट नंबर 8। पार्ट 8 देखें 10/3 है इक्वल 5/p है।
तो p ही फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, करना कुछ भी नहीं है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। p को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय p लिखेंगे इक्वल लिखेंगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। 10 मल्टीप्लाई बाय p इक्वल होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हमने p फाइंड करना है, तो हमें 10 को 10 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो p मेरे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा, ओवर में 10 आ जाएगा, 10 डिवाइड हो गया, कैंसिल होता है, बिल्कुल होता है। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10 होता है। तो p का आंसर सर जी क्या है, 3 1 ज़ार 3 आ जाएगा, ओवर मेरे पास 2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास में इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी, आज के लिए स्टूडेंट इतना ही काफ़ी। अब हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अब प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही मैथ आएगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करना, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।